गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम परीक्षा प्रारूपी प्रश्न कुछ पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या कि आईटीआई के जो भी एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए या कि अदर कॉम्पिटिटिव पीपीसीएल टीजी2 वगैरह इन सब के लिए जो है तो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनको कुछ प्रश्नों में हम जो है तो चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। कोई एसी है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है वोल्टेज के द्वारा, ट्रांजिस्टर के द्वारा, फिल्टर के द्वारा या दिष्टकारी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह है दिष्टकारी के द्वारा यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा। तो एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? रेक्टिफायर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। रेक्टिफायर में आपने पढ़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है और ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ठीक ना। जो रेक्टिफायर होते हैं वह डायोड से मिलके बने हुए होते हैं। ये हाफ वेव हो गया, ठीक ना। इसमें अगर 2 डायोड मिला दिए जाएं तो ये फुल वेव हो जाएगा, 4 डायोड मिला दिए जाएं तो यह ब्रिज रेक्टिफायर हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो एसी होती है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर या दिष्टकारी, इसे रिजुकारी भी कहते हैं। ठीक है ना। हिंदी में दिष्टकारी या रिजुकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, ये 2 आवेश को दिखाया गया है और यह आवेश की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह है। अब बताया गया है कि ये किस तरह के आवेश हैं। एक समान आवेश हैं, असमान आवेश हैं, ए और बी दोनों हैं या कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो ये धनावेश है, क्या है? पॉजिटिव और चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पार्ट एक समान चार्ज है इसलिए एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो यह इसका मतलब यह एक समान का आवेश है। ठीक। फिर तीसरा प्रश्न कहता है, विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है? तो देखिए, विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई पूछा है। ठीक है। तो क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से कहते हैं और इसकी इकाई क्या होती है? एसआई इकाई कूलॉम होती है। ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या होती है? एसआई कूलॉम होती है। फिर अगले क्वेश्चन में बताया गया है, यह इस तरह की कुछ साइनोसोडियल वेव फॉर्म है और उसमें एक बिंदु है, इसे एक्स कहते हैं। पूछा गया है प्रश्न में कि इस एक्स बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है शिखर मान है, आयाम है, शिखर से शिखर मान है, तात्कालिक मान है। तो दोस्तों, ये जो वैल्यू होती है ये कहलाती है पीक वैल्यू। ठीक। यानी कि शिखर मान कहलाता है। सबसे उच्च जगह पे है ना यह पॉइंट एक्स, एक्स को हम पीक वैल्यू या शिखर मान कहेंगे। ठीक। अगला प्रश्न कहता है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव होता है। देखिए, कोई विद्युत धारा है, जैसे यह इस आकाश है, आकाश में
बादल होते हैं, ठीक। और यह हमारी अर्थ है, और अर्थ में कोई ये ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रखी हुई है। सपोज दैट इस धरती का जो आवेश होता है वह धन आवेश होता है, ठीक। अब जो विद्युत धारा होती है उसमें ज़्यादातर कौन से चार्ज होते हैं? ई माइनस, मतलब ऋणात्मक आवेश की विद्युत धारा होती है, ठीक। तो जब इसमें आवेश की अधिकता हो जाती है तो यह ऋण आवेश धन आवेश की ओर आने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह से यह ब्रांचेज बना के आते हैं, जिसे हम लाइटिंग कहते हैं। तड़ित वो मतलब कि जो बिजली का गिरना होता है बरसातों में इस तरह होता है। तो यहाँ पर जो भी वस्तु होगी वह क्या, कौन सा आवेश हो जाएगा? उसमें धन आवेश हो जाएगा। तो मतलब पृथ्वी पर रखी हुई वस्तु धनावेशित होती है जब कोई बिजली पृथ्वी की ओर आती है, तो उस वक्त। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट, जिस धारा, इसकी वेवफॉर्म पूछी गई। तो एक्चुअल वेवफॉर्म क्या होती है? सही सलाट। तो देखिए यह एसी की वेवफॉर्म होती है, ठीक ना। ऑप्शन में है ये सारी चीजें। फिर यह हाफ वेव डीसी होती है। हमें शुद्ध डीसी की बात पूछा गया है, ठीक। शुद्ध डीसी पूछा उन्होंने। फिर ये लहरदार है, स्पंदित डीसी है, ठीक है ना। इसको हम कौन सी डीसी कहेंगे? इसको हम कहेंगे वेरिएबल डीसी है, ठीक ना, वेरी कर रही है पल्स। और ये हमारी क्या है? ये हमारी शुद्ध डीसी। तो सही डीसी का वेवफॉर्म यही है दोस्तों, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कहता है किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तब। ये कोई चालक है, ठीक। अगर इसका किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है किसी चालक का प्रतिरोध? तो चालक का प्रतिरोध देखने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है L/A। किसी भी चालक का प्रतिरोध किन बातों पे डिपेंड करता है? उसकी लंबाई पे, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उसके चालक की प्रकृति पे और टेम्परेचर पे। एक और भी होता है टेम्परेचर पे। तो अगर लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक। अगर चालक की प्रकृति जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। कम होगी तो कम चालक का प्रतिरोध होगा, और यदि उसकी चालक की प्रकृति जो होती है, यानी कि रो, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, वो ओम सेंटीमीटर में होती है इसकी वैल्यू, ठीक। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा घटेगा उस हिसाब से चालक का प्रतिरोध होता बढ़ता है। और चालक का प्रतिरोध जो होता है पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि तापमान बढ़ने पे उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक। बाकी अगर उसका जब अगर अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? अभी हमने जस्ट ये फार्मूला लिखा ही था, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसकी यदि आप इसकी इकाई देखना चाहें तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं। तो R की इकाई ओम होती है, रेजिस्टेंस है। A की क्या होती है? सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें आप लेना चाहें। देखिए अगर सेंटीमीटर ले लेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा, मीटर ले लेंगे तो मीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रो की इकाई क्या आ गई? ओम सेंटीमीटर, ठीक। ये अब आपको अपने ऑप्शन के हिसाब से शिफ्ट करना पड़ेगा, ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। यही ऑप्शन आपको आ रहा है इसमें आंसर सही। अगर ओम मीटर भी हो तो ओम मीटर भी सही होगा, ठीक। तो ये हमारे विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो गई। फिर है अगला क्वेश्चन, 1 जूल प्रति सेकंड कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकंड, ठीक ना। जूल प्रति सेकंड के बारे में पढ़ना है तो दोस्तों पहले वोल्टेज का परिभाषा आना जरूरी है। वर्क अपॉन वोल्टेज का परिभाषा क्या कहता है?
कि अनंत में यदि कोई इकाई धन आवेश है और उसको किसी एक बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा वोल्टेज कहलाता है। ठीक, तो यहां पर क्या है, भी कार्य की इकाई किस में होती है दोस्तों, जूल में होती है, आप अच्छे से जानते हैं। और Q इक्वल टू होता है IT। ठीक, चार्ज होता है, तो हम ये लिख देंगे यहाँ IT। अब दोस्तों V इंटू आई इक्वल टू जूल अपॉन T, यही चीज़ तो आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, जूल अपॉन T यानी कि सेकेंड। और V इंटू आई क्या होता है दोस्तों, V इंटू आई बराबर होता है, आप भी जानते हैं, पावर के। अब पावर की इकाई किस में, पावर की इकाई किस में होती है, वाट में होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं वाट बराबर जूल पर सेकेंड। ठीक है ना, तो 1 जूल पर सेकेंड किसकी इकाई है, वाट की है। अगर पूछ ले 1 जूल पर कूलाम तो वोल्ट की है। ठीक, ये चीजें आपको यहां समझ में आ गई होंगी। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ये होता है किसी चालक का प्रतिरोध निकालने का फार्मूला। तो जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध है ये रो है, ये ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर जिसमें आप लिखना चाहो, तो ये किस पे निर्भर करता है, तो ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर कौन कौन सा हो सकता है, यह सिल्वर तो नहीं है, फिर गोल्ड तो नहीं है, कापर तो नहीं है, एल्युमिनियम तो नहीं, अलग अलग जो भी ये कंडक्टर है, अलग अलग चालक है, उनका अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोस्तों। ठीक, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे न्यूमेरिकल है, 10 प्रश्न तक ही है। यह जो है तो आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, और अगले बार जो हम आपको न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करवाएंगे। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इन प्रश्नों को मैं साइड में इसके साथ मर्ज कर दूँ वीडियो के साथ, ताकि आप इन प्रश्नों को भी देख पाएँ। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद, जय हिंद।